नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। अब इस परीक्षा के लिए ये बुक दिखा रखी है एसके बुक्स सीईटी ग्रुप डी, और इधर पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट 26 पेपर सेट हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सामान्य विज्ञान में टॉपिक है हमारा लाइट प्रकाश, इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी प्रकाश है तरंग के रूप में और कणीय रूप में चलता है, और तरंग में भी फिर तरंग की कौन सी प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति होगी भाई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसको आप इंग्लिश में भी याद रखोगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स उच्चारण बन जाता है इसका इस तरह से ट्रांसवर्स। तो ये भी ध्यान रखना है हमें साथ साथ कि भी प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती है। अब क्या होती है ये भाई, तरंग होती है जैसे इस तरह से तरंग है भाई। अब ये तरंग माध्यम में गति करती है, जैसे भाई इसमें माध्यम के कण होते हैं। अब वो माध्यम के कण यदि इस तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हो तो वो तरंग अनुप्रस्थ कहलाती हैं, और यदि माध्यम के कण इस तरंग की दिशा के सापेक्ष गति करते हो वो अनुदैर्ध्य कहलाती हैं। तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसवर्स में या अनुप्रस्थ में क्या कहेंगे भाई। जैसे वेव इधर जा रही है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है आगे की ओर, और जो माध्यम के कण हैं वो इस तरह से इसमें गति करते हैं, इधर नीचे की ओर करेंगे भाई। यानी कि जो माध्यम के कण ऐसे ऊपर और नीचे इस तरंग की वेव की दिशा के परपेंडिकुलर या लंबवत गति करते हैं, तो वो तरंग क्या कहलाती हैं, अनुप्रस्थ कहलाती हैं। तो ये किसकी, प्रकाश की प्रकृति होती है। अनुदैर्ध्य में ध्यान रखोगे कि भाई जैसे ये तरंग है, अब इसमें भाई डायरेक्शन तो इधर है इसकी, और जो माध्यम के कण है वो इस तरह से गति करते हैं। तो यानी कि तरंग की दिशा के सापेक्ष गति करते हो तब तो अनुदैर्ध्य, और तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हो तो अनुप्रस्थ ध्यान रखोगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो भाई जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचता है तो वो समय कितना, 500 सेकंड लेता है भाई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि आप इसका मिनट और सेकंड बनाओगे तो क्या बनता है भाई, 8 मिनट 20 सेकंड बनता है। 8 मिनट 20 सेकंड ध्यान रखोगे यदि मिनट और सेकंड में ऑप्शन डाल रखे हैं तो। कई बार 8 मिनट 16 सेकंड लगभग इसका भी आंसर माना गया है भाई। 8 मिनट 16 सेकंड ये भी कई बार ऑप्शन में बना देते हैं, जहां पर 8 मिनट 20 सेकंड ऑप्शन में नहीं होता। तो उसके बाद हम लगभग वाला कौन सा, 8 मिनट 16 सेकंड वाला आंसर लेंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। बी ऑप्शन में दिखा रखा है 1.29 सेकंड। तो ये समय किसका है भाई, जो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 1.29 सेकंड या 1.3 सेकंड कह देता है कई बार, 1.3 सेकंड, जो लगभग इसी के आसपास है। तो कहने का मतलब है ये सेकंड या 1.5 सेकंड, 2 सेकंड से भी कम है, 90 सेकंड नहीं है, ध्यान रखोगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो भाई प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। इसका आप इस तरह से ऑर्डर ध्यान रखो कि भाई निर्वात में सबसे अधिक है, उससे कम है गैसों में कहेंगे, और उससे भी कम द्रव पदार्थों में, और सबसे कम ठोस में कहेंगे भाई। तो यहाँ पर सबसे अधिक पूछा है तो निर्वात में कहोगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग पूछ लेता है हमारे से, तो वो भी ध्यान रखना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
कि भाई प्रकाश का वेग हवा में या फिर निर्वात में कितना है, तो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना है भाई, क्योंकि कई बार यहाँ पर इकाई को चेंज कर देता है भाई, जैसे किलोमीटर प्रति सेकंड कह दे या सेंटीमीटर प्रति सेकंड कह दे तो आप पावर भी चेंज होंगी। फिर भाई जैसे किलोमीटर कह रहा है तो 1000 से भाग करोगे तो यानी कि कितना 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसी तरह सेंटीमीटर में बनाएगा तो 3 गुना में 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में। ध्यान रखना है। इसी तरह भाई जल है, जल में भी ध्यान रखोगे कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो भाई 2.25 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10 की पावर 8 वो ही रहेगी। यहाँ पर थोड़ा फर्क होगा, वो 3 था तो यहाँ पर 2.25 हो जाता है। इसी तरह कांच में भी ध्यान रखोगे कि भाई कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 1.97 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कई बार इसी मान को लगभग 2 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी डाल देते ऑप्शन में, तो जो इसके आसपास है लगभग है। तो तीनों का ध्यान रखोगे। अधिकतर निर्वात में पूछता है वे, तो आंसर हमारा यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो किसमें, निर्वात में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है भाई। जैसे प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ से आई, यहाँ पर टकरा रही है, एक अभिलंब खींचा जाता है नॉर्मल, और इससे जितना एंगल बनाती हैं वो आपतन कोण कहलाता है। अब इससे टकराकर वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है प्रकाश की किरण। तो जो आपतित किरण है अभिलंब, नॉर्मल होता है भी अभिलंब, इससे आपतन कोण बना रही है, तो ये यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है और यहाँ से एंगल कितना, परावर्तन कोण R बनता है। और ये कोण R किसके बराबर, आई कोण किसके बराबर, R के बराबर होता है भाई। तो ये परावर्तन में यानी कि आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती हैं, वापस रिफ्लेक्टेड में भी वो उतना ही कोण बनाएंगी अभिलंब से, यानी कि जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस जाती हैं। किसमें, परावर्तन में। तो ध्यान रखोगे कि भाई प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है भी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। या फिर ऐसे भी कह देता है कि वस्तुओं का दिखाई देना किस कारण, परावर्तन के कारण ही होता है भाई। जो प्रकाश की किरण है वस्तुओं पर गिरती हैं और वो परावर्तित करके फिर हमारी आंखों तक पहुंचाती हैं, तो जिस कारण वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। बी ऑप्शन में डाल रखा है कि अपवर्तन। तो भी अपवर्तन क्या है, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अभी तो हम एक माध्यम की बात कर रहे थे, अब दो माध्यम की बात करेंगे, जैसे पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, अब जहाँ पर भी टच कर रही है तो एक अभिलंब खींचा जाता है नॉर्मल, अभिलंब खींचेंगे। अब देखो इसका रास्ता तो सीधा होना चाहिए था, इसका रास्ता तो सीधा होना चाहिए था भाई। ये अभिलंब खींच दिया हमने। अब इस किरण का रास्ता तो देखो सीधा ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती हैं, इस रास्ते को छोड़ देती है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ती है। वो माध्यम पे डिपेंड करता है कि भाई माध्यम सघन है या विरल है। तो भाई जैसे मैं इसको सघन माध्यम कह रहा हूँ और इसको विरल माध्यम कह रहा हूँ। सघन का मतलब भाई थोड़ा गाढ़ापन, विरल का मतलब थोड़ा पतलापन। भाई जैसे इसको पानी कहेंगे तो इसको हवा कहेंगे। यानी कि सघन से विरल माध्यम में यदि प्रकाश की किरण आ रही हैं तो फिर किधर मुड़ती हैं, वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं भाई। तो इसका रास्ता तो देखो ये वाला था पाथ, लेकिन इस पाथ को छोड़कर वो दूर चली जाती हैं। तो ये फिनोमिना, ये घटना क्या कहलाती हैं, अपवर्तन कहलाती हैं। तो ध्यान रखोगे इसे भी। इसी तरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
यानी प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित होते हुए वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती हैं। तो भाई इसमें भी कंडीशन सघन माध्यम से विरल में आना जरूरी होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोण आई है, अब इसको और बढ़ाएंगे हम, आई डैश कह देंगे, तो ये प्रकाश की किरण है, यहां पर आ जाती है बाउंड्री पर, तो इसके लिए फिर ये क्रांति कोण कहलाता है भाई। यानी कि इस माध्यम में कितना और रह सकता है, तो बिल्कुल बाउंड्री पर है, अब नहीं रह सकता, तो इसके लिए हम इस कोण को क्या कहेंगे? क्रांति कोण कहते हैं। अब और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा बढ़ाओगे तो यानी कि इसको हम आई डबल डैश से डिनोट कर देंगे। अब आई डबल डैश से डिनोट कर रहे हो और इस कोण से, इस आपतन कोण से प्रकाश की किरण आ रही है, तो क्या इस माध्यम में रुकेंगी? क्या नहीं रुकते, तो फिर किस वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं। तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो तीनों ध्यान रखोगे। आंसर इसका क्या था भाई? ए ऑप्शन था करेक्ट आंसर। बता चुके हैं कि परावर्तन होगा किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभाव अपवर्तन के कारण नहीं होता? ये अपवर्तन के उदाहरण है भाई, ध्यान रखोगे कि भाई कौन सा नहीं होता अपवर्तन के कारण। समुद्र में मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण ही होता है भाई, कि समुद्र में जो मछली है हमें ऐसा लगेगा कि ऊपर ही है, जैसे हम हाथ से निकालने की कोशिश करते तो हाथ नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में तो नीचे है, दिखाई दे रही है हमें ऊपर, तो वो अपवर्तन के कारण। इसी तरह कोई सिक्का है, पानी में डाल देते हैं तो वो सिक्का भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही होता है। दूसरा है बी ऑप्शन में तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन के कारण ही है भाई, कि रात को तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो वो किस कारण है? अपवर्तन के कारण ही होते हैं। सी में दे रखा है कि सूर्य उदय से थोड़ा पहले तथा अस्त होने के थोड़ी देर बाद तक दिखाई देना, वो भी किस कारण? अपवर्तन के कारण ही होता है, कि भाई सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ भी नहीं और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगी, यानी हमें दिखाई देने लगा। इसी तरह अस्त हो भी गया लेकिन उसके भी थोड़ी देर बाद तक हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो ये किस कारण है? अपवर्तन के कारण होता है। तो तीनों ही है इसमें। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा नहीं होता? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो तीनों ही ये अपवर्तन के उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता? भाई अभी अब पढ़ रहे थे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तित होते हुए वापस उसी माध्यम में आ जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाया था। और इसमें प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल में आना जरूरी होता है। अब उसके एग्जाम्पल देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, तो कौन सा नहीं है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये पूछा हमारे से। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि हीरे का चमकना, ये तो होता है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसी तरह से मर्ग तृष्णा का बनना, ये भी होता है भाई। जैसे रेगिस्तान में भाई गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर धरती से ऐसी तरंग निकलती हैं और इस प्रकार से हो जाती हैं कि आगे हमें ऐसा लग रहा है कि पेड़ खजूर का बना हुआ है, और वो भी उल्टा दिखाई देता है। भाई जैसे मर्ग हिरण है, प्यासी मर रही थी और रेगिस्तान में वो आगे की ओर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि आगे पानी है, क्योंकि जो खजूर का पेड़ है उल्टा दिखाई दे रहा है उसे, तो इसका मतलब पानी का होना संकेत होता है। लेकिन जो ही वो आगे चलती है तो उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता, वो भ्रमित हो जाती है। तो वो घटना मर्ग तृष्णा कहलाती है। और ये किस कारण बनती है? TIR के कारण बनती है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये भी है भाई प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये भी किस पर बेस्ड हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही हैं। तो तीनों ही है इसके। इन्होंने पूछा है कि नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। भाई तीनों होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो तीनों इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पर तेल की बूंद का चमकना किस कारण होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कि व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विक्षेपण, उपरोक्त सभी। तो भी जो पानी पर तेल की बूंद है वो किस कारण है? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के कारण चमकीली दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती हैं। व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहेंगे।
क्या होता है व्यतिकरण? भाई कोई भी दो तरंग होती हैं जिनकी आवर्ती और आयाम बराबर होता है तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपण कर जाती हैं। अध्यारोपण होने की घटना ही क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। तो इसमें एक तो आप एग्जाम्पल ध्यान रखोगे कि भाई तेल की बूंद का पानी पर चमकना या रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण। घुमाकर कह दे कि बारिश के मौसम में रोड पर एक गाड़ी जा रही है, उससे एक तेल की बूंद गिरी और वो रंगीन दिखाई देने लगी पानी पर, तो किस कारण? व्यतिकरण के कारण। इसी तरह से पानी में साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनका रंगीन दिखाई देना, वो भी किस कारण? व्यतिकरण के कारण ही होता है। तो ध्यान रखोगे। बी ऑप्शन में परकीनन दे रखा है। अभी परकीनन क्या होता है? प्रकाश की किरणों का हवा के अणु या धूल मिट्टी के कणों से टकराकर बिखर जाना क्या कहलाता है? परकीनन कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है वे। तो इसके भी एग्जाम्पल ध्यान रखोगे। और सबसे अधिक परकीनन किसका? भाई जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका परकीनन सबसे ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग का परकीनन सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है इसका। भाई जैसे सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देना किसके कारण? परकीनन के कारण होता है। इसी तरह से आसमान व समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना वो भी किस कारण? परकीनन के कारण होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है कि विक्षेपण, डिस्पर्जन, प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। भाई जैसे ये प्रिज्म है कोई, और यहां से प्रकाश की किरण आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं वे, तो इस तरह से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, जिसको आप ध्यान रखोगे विबग्योर से। विबग्योर यानी कि लाल रंग और बैंगनी रंग को ज्यादा ध्यान रखना है, रेड और वोयलेट। ऊपर हम जा रहे हैं तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इसी तरह ध्यान रखोगे कि जो लाल रंग है वो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति व हवा की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो वो कौन से रंग का सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। तो लाल रंग के लिए 2 चीजें ज्यादा ध्यान रखो भाई, एक तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और एक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग का सबसे अधिक होता है। इसी तरह बैंगनी का कहोगे भाई, परकीनन सबसे ज्यादा होता है, विचलन कोण भी सबसे ज्यादा है। विचलन कोण क्या है भाई? जैसे ये तरंग किरण थी, ये अब ये आगे की ओर जा रही थी तो सीधा रास्ता ये था इसका, लेकिन ये मुड़ जाती है। तो मुड़ने का मतलब इससे जो किरण, जो प्रकाश का रंग जितना मुड़ रहा है वो उसका विचलन कोण कहलाता है। तो भाई लाल तो सबसे कम मुड़ेगा, सबसे ऊपर लाल है, और जो बैंगनी है वो सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, तो बैंगनी का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। इसी तरह अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा किसका? बैंगनी का होता है, वोयलेट का होता है। आवर्ती पूछ रहा है तो आवर्ती भी सबसे ज्यादा किसकी? वोयलेट की कहोगे। तो विक्षेपण था यहाँ पर कि भाई प्रकाश की किरणों का किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। तो आंसर तो इसका ए ऑप्शन था, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। बाकी इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। जैसे ऑप्शन दे रखा है कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसी माध्यम से आएगा तभी TIR संभव है। यदि हम कहेंगे कि भाई विरल से सघन में चला जाएगा, नहीं। क्यों? विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ती जाती हैं, यानी वो वापस उसी माध्यम में आने की संभावना नहीं बनती। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश की किरणों का सघन से विरल में आना जरूरी होता है भाई, सघन से विरल माध्यम में आना जरूरी। इसी तरह दूसरा है कि जो आपतित कोण है वो क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है भाई। यदि क्रांति कोण के बराबर है तो वो बाउंड्री पर रह जाता है, दोनों माध्यम की बाउंड्री या दोनों माध्यम की जो रेखा है उसी पर रह जाती है।
अपवर्तित किरण, तो उससे बड़ा करना हमें, तभी वो वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, दोनों ही है इसके लिए, तो सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अदीप्त वस्तु है। अब अदीप्त वस्तु क्या है, ऐसी वस्तु जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वो दूसरों के प्रकाश से चमकती हो या दिखाई देती हो, क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। भाई जैसे चंद्रमा है, अब तुम सोचोगे कि चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है रात को, भाई चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हमारे तक भेजती है, तब हमें लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन वो चंद्रमा का प्रकाश खुद का नहीं है, वो परावर्तित प्रकाश होता है सूर्य का। तो चंद्रमा भी अदीप्त है और बल्ब भी अदीप्त है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप। बल्ब का नाम लेते दिमाग में आता है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, भाई जलता हुआ बल्ब कहे तो हम दीप्त में कहेंगे, और अकेला बल्ब कह रहा है तो अदीप्त। इसी तरह मोमबत्ती है, इसको भी अदीप्त में लेना है। अब मोमबत्ती का नाम लेते ही आपके दिमाग में यही आता है कि वो हमें ज्वाला या प्रकाश दे रही है, नहीं, अकेला मोमबत्ती कह रहा है, भाई अकेली मोमबत्ती है तो क्या वो प्रकाश देगी, नहीं देगी। तो जलती हुई मोमबत्ती कहे, जलता हुआ बल्ब कहे तो दीप्त में कहना है, और यदि अकेला कह रहा है तो किसमें, अदीप्त में। यानी तीनों अदीप्त है, क्या पूछा है, नहीं है। तो भी तारे अदीप्त नहीं है, तारे दीप्त होते हैं क्योंकि उनका अपना प्रकाश होता है। भाई सूर्य भी एक तारा ही है, तो सूर्य भी दीप्त में आता है। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, वो दीप्त में ही आएंगी, और अकेला कहता है तो अदीप्त में। तो इसका आंसर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है। तो भाई इंद्रधनुष का बनना विक्षेपण का उदाहरण होता है, डिस्पर्जन का उदाहरण होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, कि भाई प्रिज्म से जो प्रकाश गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो रहा था, तो भाई इंद्रधनुष जैसे बारिश के मौसम में सूर्य से अपोजिट बनता है। भाई सूर्य यदि पूर्व में है तो ये इंद्रधनुष पश्चिम में बनता है, यानी उससे विपरीत दिशा में बनेगा। तो यानी कि रंग हमें रंगीन से दिखाई देने लगते हैं, भाई ऊपर जैसे लाल है, नीचे बैंगनी है। अब इसमें भी इंद्रधनुष 2 प्रकार के हो जाते हैं, कि भाई प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक होता है वो हमें ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, गहरा चमकीला दिखाई देता है, और उसमें लाल रंग सबसे ऊपर या बाहर, और जो बैंगनी है वो सबसे नीचे या अंदर होता है, तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष लाल रंग तो सबसे नीचे या अंदर मिलेगा, और बैंगनी रंग सबसे ऊपर मिलता है, और उसकी बजाय थोड़ा धुंधला दिखाई देता है हमें, तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। तो इसका मतलब किस कारण है, विक्षेपण के कारण होते हैं भाई ये। व्यतिकरण क्या है, बताया था अभी कि कोई भी 2 तरंग होती हैं, उनका आयाम और आवृत्ति बराबर होती है, तो एक दूसरी पर अध्यारोपण कर जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो वो प्रक्रिया इंटरफेरेंस कहलाती है। प्रकीर्णन बताया था कि भी प्रकाश की किरणों का मिट्टी के धूलकण या हवा के अणुओं से टकराकर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखोगे, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणों का 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है। भाई 7 रंगों में विभाजित होना तो विक्षेपण कहलाएगा, और जो वो 7 रंगों का क्रम बन गया वो क्रम क्या कहलाता है। तो ध्यान रखोगे, वर्ण क्रम, इंग्लिश में होता है स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम ध्यान रखोगे, कि भी प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से गुजरने के बाद जो 7 रंगों का समूह बन जाता है, वो 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है इंग्लिश में। और ये घटना या प्रक्रिया क्या कहलाती है, विक्षेपण कहलाती है। तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग होते हैं। भाई प्राथमिक रंग क्या है, जो अपने आप में परिपूर्ण हो, यानी जिनको किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो। तो कौन कौन से, भाई लाल, हरा और नीला। ऑप्शन कौन सा, लाल, हरा और नीला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किससे ध्यान रखेंगे, गब्बर से ध्यान रखना है भाई आपको, क्योंकि वैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन से में कौन सा है। तो गब्बर से याद रखो, जी से ग्रीन, ग्रीन से हरा कहेंगे, बी से ब्लू, ब्लू से नीला कहोगे, और आर से रेड, तो रेड से क्या कहेंगे, लाल। यानी इसमें पीला येलो कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, इसमें पीला डाल रखा है, इसमें भी पीला है, इसमें भी, तो ये तीनों नहीं हो सकते। तो फिर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा, लाल, हरा व नीला। क्वेश्चन को
घुमाकर पूछ लेता है कि जो रंगीन टीवी होता है या फिर रंगीन प्रिंटिंग मशीन होती है उनमें प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो भाई यही है तीनों, लाल, हरा और नीला। गब्बर से ध्यान रखोगे तो आंसर सी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो भाई ये तो प्राथमिक रंग थे जिनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाते हैं तो वो रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं, सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। तो इधर लाल और नीले को पूछा है कि भाई लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो कौन सा बनेगा, कथई बनता है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसको ट्राइंगल के द्वारा याद रखोगे आप भाई, जैसे GB R, इस तरह से गब्बर से ध्यान रखो, R से लाल कह देंगे रेड, G से ग्रीन कहेंगे हरा और B से ब्लू कहेंगे नीला। तो भाई यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई लाल और नीला इनको मिलाते हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं तो कौन सा बनता है, कथई बनता है भाई, कथई, जिसको इंग्लिश में मेजेंटा भी कहा जाता है। साथ साथ इनको भी ध्यान रखो भी कि जो लाल है और हरा है इनको मिलाते हैं तो कौन सा, पीला बनेगा, और जो हरा है और नीला है इनको मिलाते हैं तो पीकॉक बनता है भाई, पीकॉक, या फिर गहरा नीला भी कह सकते हैं, गहरा नीला भी बनता है। तो ध्यान रखोगे इनको कि भाई दो या दो से अधिक जो कलर मिला रहे हो आप उनसे मिलकर द्वितीयक रंग कौन सा बनता है। इसी तरह यदि इन सभी को मिला देंगे, इन सभी कलर को मिला देते हैं तो कौन सा, व्हाइट बनता है भाई, सफेद बनता है, क्योंकि ये सभी सफेद के ही रंग होते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है, तो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण से अधिक होता है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। आई का मतलब आपतन कोण, सी का मतलब क्रांति कोण। यानी कि क्रांति कोण क्या होता है, किसी माध्यम के लिए वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस माध्यम का वह न्यूनतम कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो भाई यानी क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण करेंगे तभी फिर प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में आएंगे। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। और परावर्तन के लिए भी ध्यान रखोगे कि कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा किसमें, परावर्तन में, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो कोण आई है वो बड़ा होगा किससे, क्रांति कोण से। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो भाई प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, डुअल नेचर होती है लाइट की। कौन कौन सी, एक तो कणीय प्रकृति और दूसरी तरंगीय प्रकृति। तो कणीय प्रकृति के बारे में न्यूटन ने सबसे पहले अपने विचार रखे थे भाई। कणीय जो प्रकृति है, न्यूटन ने कहा था कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में चलता है, पार्टिकल के रूप में चलता है भाई। इस तरह से फोटोन होते हैं लाइट के, पैकेज होते हैं, उनमें चलता है कणों के रूप में। तो ये सबसे पहले लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया था कि उसकी कणीय प्रकृति होती है। इसी तरह से तरंगीय प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक था हाइगेन। इन्होंने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है भाई, तरंग इस तरह से होती है, वेव के रूप में चलता है, और दोनों को ही माना गया था। तो यानी कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, कणीय प्रकृति भी और तरंगीय प्रकृति भी। तो आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो आप ध्यान रखोगे कि भाई प्रकाश की प्रकृति कणीय व तरंगीय होती है, और तरंगीय भी कैसी, अनुप्रस्थ होती हैं, जो पहले आ चुका है। तरंगीय भी कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा सीटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करोगे। नंबर है 9812015967। इन पर संपर्क करोगे।
इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।